विद्यार्थियों, हम कॉलॉइड का वर्गीकरण में अब दूसरे नंबर का वर्गीकरण ले रहे हैं। पहले वर्गीकरण में हमने परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया था। अब हम यहाँ पर दूसरा वर्गीकरण जो लेके आ रहे हैं, जो दोनों प्रावस्थाएं हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण या बंधुता के आधार पर वर्गीकरण हमको करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये टॉपिक लिख लेना है और इसमें पहले एक लाइन लिखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर कॉलॉइड दो प्रकार के होते हैं। कॉलॉइड दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन टॉपिक डालिए, या तो पहले दोनों नाम लिख लें। फर्स्ट, द्रव स्नेही या द्रव रागी कॉलॉइड, इंग्लिश में लायोफिलिक कहते हैं, LYOPHILIC, लायोफिलिक कॉलॉइड। सेकंड है द्रव विरोधी या द्रव विरागी कॉलॉइड, द्रव विरोधी या द्रव विरागी कॉलॉइड। स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में लायोफोबिक कॉलॉइड कहते हैं, LYOPHOBIC, लायोफोबिक कॉलॉइड। फर्स्ट टॉपिक आप लिख लीजिए, द्रव स्नेही कॉलॉइड। अब आप थोड़ा सा स्टॉप लीजिए। आपने टॉपिक लिख लिया, द्रव स्नेही कॉलॉइड। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, द्रव से स्नेह करने वाले कॉलॉइड, यानी कि जिन विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है, तो उन्हें द्रव स्नेही कॉलॉइड कहते हैं। नाम से पता चल रहा है द्रव स्नेही कॉलॉइड, मतलब जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, उनको अपन द्रव स्नेही कॉलॉइड कहेंगे। यदि बच्चों आकर्षण है, हमने नाम द्रव स्नेही कॉलॉइड दिया, तो इन कॉलॉइडों के कुछ विशिष्ट गुणधर्म होंगे। पहला गुणधर्म सुनिए बच्चों, इसमें इन कॉलॉइडों को सीधे ही बनाया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं कोई इस विशिष्ट विधियों का उपयोग करेंगे, सीधे ही आकर्षण के द्वारा इनको बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है, तो इन्हें सीधे ही बनाया जा सकता है। एक गुण तो ये हो जाएगा। दूसरी बात, ये स्थायी होते हैं। द्रव स्नेही कॉलॉइड क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, यानी इनको किसी के फोर्स के द्वारा नहीं बनाए, ये अपने आप आकर्षित हुए हैं, इसलिए बच्चों ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तीसरी बात है, इनका स्कंदन आसानी से नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें विद्युत अपघट्य मिलाकर इनका स्कंदन किया जाता है। तो इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता, बल्कि विद्युत अपघट्य मिलाकर इनका स्कंदन किया जा सकता है। तो ये तीसरा गुणधर्म हो जाएगा बच्चों इसमें। चौथा गुणधर्म, ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। क्या? ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनके
ठोस में वाष्पीकरण के पश्चात ये विलयन से सीधे विलयन में घोलने पर ये सीधे वापस क्रिया कारक को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि अगर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य बंद बन गया तो ये बंद वाष्पीकरण के पश्चात इनको परिक्षेपण माध्यम में घोलने पर इनको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोबारा से प्राप्त करने के कारण इनका नाम क्या रखा कि ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। और सुनिए बच्चों, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? स्टार्च है, प्रोटीन है, गोंद है, ये द्रव स्नेही कोलोइड के एग्जाम्पल्स होते हैं। जो बातें द्रव स्नेही कोलोइड में होती है उसके जस्ट विपरीत बातें किसमें होगी? द्रव विरोधी कोलोइड में। नाम से ही पता चल रहा है, द्रव का विरोध करने वाले, द्रव से घृणा करने वाले, यानी कि जिन विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण नहीं होता है उन्हें द्रव विरोधी कोलोइड कहते हैं। ये तो बच्चों इसकी डेफिनेशन बन गई। क्या बन गई? डेफिनेशन द्रव विरोधी कोलोइड की। बच्चों अब जिस तरीके से द्रव स्नेही कोलोइड की गुणधर्म थे वैसे ही द्रव विरोधी कोलोइड के भी कुछ गुणधर्म होंगे। तो जैसे हमने कहा था कि द्रव स्नेही कोलोइड को सीधे ही बनाया जा सकता है, लेकिन द्रव विरोधी कोलोइड को केवल विशिष्ट विधियों द्वारा ही बनाया जा सकता है। केवल विशिष्ट विधियों द्वारा ही बनाया जा सकता है। दूसरी बात मैंने कहा था कि जो द्रव स्नेही कोलोइड होते हैं वो स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। लेकिन द्रव विरोधी कोलोइड होंगे वो अस्थायी होंगे। क्या होंगे? अस्थायी होंगे, क्योंकि जहाँ पर पहले से ही प्रतिकर्षण हो रहा हो तो वहाँ पर स्थायित्व बहुत कम मिलेगा। अगर आप इसमें स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें कोई न कोई आपको कारक मिलाना पड़ेगा, तब जाकर इसमें स्थायित्व होगा। मैंने कहा था वहाँ पर कि द्रव स्नेही कोलोइड का स्कंदन आसानी से नहीं होता, लेकिन यहाँ पर स्कंदन आसानी से हो जाता है, बिना विद्युत अपघट्य मिलाए ही स्कंदन हो जाता है। तो यहाँ आसानी से स्कंदन संभव होता है। मैंने द्रव स्नेही कोलोइड में कहा था कि ये जो कोलोइड होते हैं ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन यहाँ द्रव विरोधी कोलोइड होंगे वो कैसे होंगे? अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होंगे। क्यों होंगे अनुत्क्रमणीय प्रकृति के? कि एक बार इनमें किसी भी तरीके से स्कंदन हो जाता है तो इनको वापस से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ओके बच्चों, तो ये अपना एक छोटा सा पार्ट था द्रव स्नेही कोलोइड और द्रव विरोधी कोलोइड। तो स्टूडेंट्स आपने टॉपिक लिख लिया है द्रव स्नेही कोलोइड। तो इसमें आप लिखिए जिन विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता हो तो उन्हें द्रव स्नेही कोलोइड कहते हैं। तो उन्हें द्रव स्नेही कोलोइड कहते हैं। इन कोलोइड में निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। इन कोलोइड में निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। नंबर वन लिखिए बच्चों, इनमें
परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करके सीधे ही प्राप्त किया जा सकता है, सीधे ही प्राप्त किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बच्चों। पॉइंट नंबर 2, ये स्थायी होते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे बच्चों, इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता है, इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता है। अर्थात विद्युत अपघट्य मिलाने पर ही स्कंदन होता है, विद्युत अपघट्य मिलाने पर ही स्कंदन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। अर्थात स्कंदन के पश्चात, अर्थात स्कंदन के पश्चात वाष्पीकरण से ठोस प्राप्त करके वितरण माध्यम में घोलने पर इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में बच्चे उदाहरण लिखें। स्टार्च, प्रोटीन, गोंद, जिलेटिन आदि, ये सब द्रव स्नेही कोलोइड होते हैं स्टूडेंट। अब दूसरा टॉपिक डाल दीजिए आप, द्रव विरोधी कोलोइड, द्रव विरोधी कोलोइड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों टॉपिक में, द्रव विरोधी कोलोइड। जिन विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण नहीं होता है, उन्हें द्रव विरोधी कोलोइड कहते हैं, उन्हें द्रव विरोधी कोलोइड कहते हैं। इनमें निम्नलिखित गुण होते हैं, इनमें निम्नलिखित गुण होते हैं। बच्चों नंबर 1 लिखिए, द्रव विरोधी कोलोइड के बारे में हम लिखेंगे बच्चों। द्रव विरोधी कोलोइड के बारे में, वे विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण नहीं होता हो, द्रव विरोधी कोलोइड कहलाते हैं। इनमें निम्नलिखित गुण होते हैं, इनमें
निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। नंबर 1, इन्हें अप्रत्यक्ष या रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2, ये अस्थायी होते हैं। नंबर 2, ये अस्थायी होते हैं। नंबर 3, इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। नंबर 4, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात आसानी से स्कंदन होने के कारण इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। स्टूडेंट एग्जाम्पल है इनके, धातु व अधातुओं के कोलॉइड। धातु जैसे सिल्वर, गोल्ड व अधातु जैसे के कोलॉइड। ओके स्टूडेंट, चलिए बच्चों, अब हम इसमें मैंने आपको दोनों चीजें अलग अलग लिखा दी। अब हम ये देखते हैं कि जो द्रव स्नेही कोलॉइड है और जो द्रव विरोधी कोलॉइड है, इनमें अंतर किन किन गुणों के आधार पर हम कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने बोर्ड पे एक चार्ट बना रखा है। इस चार्ट में हम द्रव स्नेही कोलॉइड और द्रव विरोधी कोलॉइड में अंतर के लिए कुछ गुणधर्म हमने पहले से डिसाइड किए हैं। इन गुणधर्मों के आधार पर हम इनमें अंतर बताएंगे। तो एक कॉलम हमने गुण का बनाया है, दूसरा कॉलम हमने द्रव स्नेही कोलॉइड का बनाया है, और तीसरा कॉलम हमने द्रव विरोधी कोलॉइड का बनाया है। ओके बच्चों, चलिए पहला गुणधर्म लेते हैं, निर्माण की विधि। पहला गुण, अब आप जानते हैं द्रव स्नेही कोलॉइड को तो सीधे ही बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों में आकर्षण होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम तो लिखा हमने, सीधे मिलाकर आसानी से बनाए जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है द्रव विरोधी कोलॉइड अप्रत्यक्ष विधि या रासायनिक विधियों द्वारा बना रहे हैं, तो मतलब आसानी से तो नहीं बनाए जा सकते, तो केवल विशिष्ट विधियों द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। पहला अंतर आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल डिफरेंस है निर्माण की विधि से। दूसरी बात है प्रकृति। प्रकृति में हमने कहा कि ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि स्कंदन के बाद में वाष्पीकरण से ठोस प्राप्त करके वितरण माध्यम में घोलने पर इनको वापस से प्राप्त कर लेते हैं, तो प्रकृति कैसी होगी? उत्क्रमणीय। लेकिन ये कैसी प्रकृति के होंगे? द्रव विरोधी, अनुत्क्रमणीय। स्कंदन के पश्चात ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ये एक बार जो बन गए वो बन गए। दृश्यता, आंखों से देख सकते हैं नहीं देख सकते, आंखों की तो बात ही छोड़ो, आप तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्मदर्शी से भी आसानी से नहीं देखे जा सकते। यानी कि द्रव स्नेही कोलॉइड बहुत छोटे कणों से मिलकर बना है, लेकिन इन्हें हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो नग्न आंखों से नहीं देखेंगे। स्थायित्व की बात करते हैं
तो यहाँ लिखा स्वतः स्थायी होते हैं, ऑटोमेटिक स्थायी होते हैं क्योंकि आकर्षण है, और ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन मैंने लिख रखा है साइड में, स्थायी होने के लिए कारक मिलाते हैं। अगर आप इनको स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं तो इसमें स्थायित्व कारक मिलाए जाएंगे, जो कि हम आगे बताएंगे आपको। अगला है वैद्युत अपघट्य की क्रिया। आपको पता है इसमें आसानी से विद्युत अपघटन नहीं होता, स्कंदन नहीं होता, तो वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा द्वारा अवक्षेपित हो जाते हैं। तो विद्युत अपघट्य ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, तब जाके इनका स्कंदन होगा। तो अगर हम किसी को विद्युत अपघट्य की मात्रा से मिलाकर अवक्षेपित कर देते हैं, नीचे जमा देते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कंदन कहलाती है। अब वैद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा द्वारा ये अवक्षेपित हो जाते हैं, ये आसानी से अवक्षेपित होते हैं। मैंने आपको बताया था इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता और इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। ये ऊपर के जो 5 गुण धर्म है यही बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी नीचे मैंने 4 पॉइंट और लिख रखे हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जिक्र मैंने द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलोइड को समझाते वक्त भी नहीं किया। केवल ये जो पॉइंट है आगे जाकर थोड़े इम्पोर्टेंट बनते हैं। जैसे शांता है, इसमें लिखा शांता परिक्षेपण माध्यम से बहुत अधिक होती है। शांता हो, पृष्ठ तनाव हो, टिंडल प्रभाव हो, ये तुलनात्मक अध्ययन है, तुलना करके बताई जाती है। भाई शांता है, जल की तुलना में जो शहद होता है उसकी शांता अधिक होती है, तो हम तुलना कर रहे हैं ना। तो यहाँ कहा गया कि इसमें द्रव स्नेही कोलोइड की शांता परिक्षेपण माध्यम से बहुत अधिक होती है। तो जो इसमें परिक्षेपण माध्यम होगा उससे ज़्यादा शांता होगी द्रव स्नेही कोलोइड की। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है परिक्षेपण माध्यम के बराबर होती है, तो द्रव विरोधी कोलोइड की किसके बराबर होती है, द्रव विरोधी कोलोइड की जो शांता होती है परिक्षेपण माध्यम के बराबर होती है। इसके बाद में मैंने अगला टॉपिक लिया बच्चों पृष्ठ तनाव। अब सुनिए, पृष्ठ तनाव जो होगा इसमें द्रव स्नेही कोलोइड में परिक्षेपण माध्यम से कम होगा, लेकिन द्रव विरोधी कोलोइड में परिक्षेपण माध्यम के बराबर होगा। अब बच्चों टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव में लिखा कि ये प्रकट नहीं करते, कौन, द्रव स्नेही कोलोइड। तो द्रव विरोधी कोलोइड प्रकट करते हैं क्योंकि इनके कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, तो इनमें टिंडल प्रभाव मिलेगा और इनमें टिंडल प्रभाव नहीं मिलेगा। इसके बाद में लास्ट पॉइंट ले रखा मैंने जल योजन, जल के प्रति जल के अणु से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, तो देखिए अत्यधिक जल योजित होते हैं, इनसे जल के अणु ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं, लेकिन ये जल योजन इनमें नहीं होता है, कण थोड़े बड़े होते हैं। ओके बच्चों, तो हमने इस वीडियो में क्या टॉपिक सेलेक्ट किया कि द्रव स्नेही कोलोइड और द्रव विरोधी कोलोइड किस तरीके से बनते हैं, इनका स्कंदन होता है कि नहीं होता, स्थायित्व कैसा है, ये सब बातें हमने इस वीडियो में जानना चाहिए। ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कोलोइड का तीसरा वर्गीकरण। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।